बढ़ते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, ये मूविंग कंडक्टर, एक कंडक्टर जो मूव कर रहा है प्रोड्यूसेस बनाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब पूछा जा रहा है दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ, ये जो स्टेटमेंट है किसके अनुसार है। चार ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, लेंज लॉ, फैराडे लॉ, कूलम्ब्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। तो इस जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हम लोगों ने अभी तक कूलम्ब्स लॉ के बारे में चर्चा नहीं किया है, ना ही एम्पियर्स लॉ के बारे में चर्चा किया है। तो हमने दो लॉ को पढ़ा है, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये रिलेटेड है फैराडे से, क्योंकि फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने ही हमें बताया था कि जब कभी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होता है वो चेंज करता है तो उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर है फैराडे लॉ। इसको मैं इस तरह से राउंड कर दे रहा हूँ ताकि आपको आंसर समझ में आ जाए। ये हो गया इसका आंसर। बहुत बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है, हम लोगों ने पहले देखा था, फाई इक्वल टू होता है बी ए मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अब हमें पूछा जा रहा है, यहाँ से हम मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, इसको आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो ईएमएफ के लिए क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो बस कुछ नहीं करना है, फ्लक्स के डायमेंशन को लिखेंगे और T से डिवाइड कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो आंसर है वो ये है, मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करके खुद से देखेंगे, खुद से वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर वास्तव में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, ए सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इफ द मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस देन। एक सिलिंड्रिकल कॉइल, सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट है, उसका बार मैग्नेट का शेप सिलेंडर के आकार का है, उसके अंदर एक कॉइल रखा हुआ है। अब बोल रहा है मैग्नेट रोटेट कर रहा है, कॉइल में कोई मोशन ही नहीं हो रहा, मैग्नेट बाहर रोटेट कर रहा है। तो जब कॉइल में कोई मोशन नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं बनेगा, ईएमएफ नहीं बनेगा तो करंट भी नहीं बनेगा। अब देखिए ऑप्शन में पढ़ते हैं कि हमने जो सोचा है वो यहाँ पर है या नहीं। ए करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ये तो नहीं होगा। नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ये हो सकता है। नो करंट, कोई भी करंट नहीं होगा। आंसर तो मिल गया। चलिए आगे वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एंड ईएमएफ एंड करंट बोथ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ये भी नहीं। लास्ट में है नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या होगा, नो करंट, कोई भी करंट वहां पर इंड्यूस्ड नहीं होगा। अब बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ the total charge induced in a conductor that is moved in a magnetic field depends on। बोल रहा है कि फैराडे लॉ के अनुसार टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव कर रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल प्रारंभिक फ्लक्स पर, फाइनल अंतिम फ्लक्स पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये लॉ के बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया है, हमारे नोट्स में भी ये अवेलेबल है कि जब फ्लक्स चेंज करता है तभी ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है और इसी के बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं अब क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Whenever a changing current is passed through a conductor या coil, जब किसी coil से changing current यानी जिस करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, EMF इंड्यूस होता है। दिस इज ए कंक्लूजन ऑफ, ये किसका निष्कर्ष है? निष्कर्ष का मतलब किसने इसके बारे में हमें जानकारी दी, किस साइंटिस्ट ने इसका खोज किया। तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको हिंट किया था कि जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, किसी कॉइल से जो लिंक्ड है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया किसने? न्यूटन ने? जी नहीं। ओम्स ने? जी नहीं। किरचॉफ ने? जी नहीं। फाइनली किसने बताया? फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फैराडे लॉ। आगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखते चलिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपका काम है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इज गिवन बाय, एक इक्वेशन के रूप में ये दिया हुआ है, phi = 5t² + 3t + 16। अब पूछा जा रहा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इन 4th सेकेंड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, क्वेश्चंस आपको 2 बार 3 बार पढ़ने हैं तभी सॉल्व करना है, हड़बड़ी में सॉल्व नहीं करना है ताकि गड़बड़ी ना हो। क्वेश्चन बोल रहा है 4th सेकेंड में, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। अगर क्वेश्चन में देगा t = 4 सेकेंड तो इसका आंसर अलग होगा, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 4th सेकेंड में, 4थे सेकेंड में, तो हमको क्या करना होगा? 3rd सेकेंड का निकालना होगा, फिर 4th सेकेंड का निकालना होगा, दोनों का डिफरेंस करना होगा, तब आंसर आएगा। तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फाई दिया हुआ है, पूछा जा रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, E क्या है फॉर्मूला? d∅/dt। फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए, 5t², 2 × 5 10t, 3t यानी 3 बचे। ये 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 बच गया। ये अब क्वेश्चन में बोल रहा है 4th सेकेंड में, तो पहले हम लोग इसका 3 सेकेंड में निकाल लेंगे और उसके बाद निकालेंगे 4th सेकेंड में, तो देखेंगे क्या आंसर आता है। तो चलिए पहले देखते हैं 3 सेकेंड में। एट t = 3 सेकेंड, EMF E = का वैल्यू आएगा 10 × 3 + 3 यानी 33 वोल्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे t = 4 सेकेंड में। एट t = 4 सेकेंड, E = 10 × 4 + 3 यानी 43 वोल्ट। 10 × 4 40 + 3 43 वोल्ट। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 4th सेकेंड में, तो 4th सेकेंड के लिए हमको क्या करना होगा? डिफरेंस निकालना होगा। देखिए डिफरेंस 43 - 33, 43 - 33 = 10 वोल्ट, ये आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन में 10 वोल्ट है कि नहीं है? ऑप्शन है 210 वोल्ट, गलत। 145 वोल्ट, गलत। 108 वोल्ट, गलत। फाइनली 10 वोल्ट, इसका मतलब आंसर ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। फिर से मैं बता देता हूँ, t = अगर 4 सेकेंड दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग t की वैल्यू को पुट करेंगे, परंतु पूछा जा रहा है 4th सेकेंड में, तो 4th सेकेंड को बनाने के लिए t = 4 सेकेंड निकालेंगे, t = 3 सेकेंड निकालेंगे और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द नंबर ऑफ टर्न्स मैंने आपको बताया था तार को लपेटना, कितनी बार हम लोग तार को लपेट रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल इज ट्रिपल्ड, मतलब कि किसी कॉइल में जो तार लपेटा गया था वो अब 3 गुना हो चुका है। डबल का मतलब 2 गुना, ट्रिपल का मतलब 3 गुना। तो पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? phi =
B इंटू ए। ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है एक कॉइल के लिए है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हो, एक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फॉर n टर्न्स फाई इक्वल टू क्या होगा n BA, यानी n से मल्टीप्लाई हो गया तो हम लिख सकते हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब इसकी संख्या 3 गुना हुआ तो फ्लक्स भी जो रिलेटेड है वो भी कितना होगा, वो भी 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब आंसर होगा इज ट्रिपल्ड। तो इस तरह से इतने क्वेश्चंस हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल। एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन। सेल्फ इंडक्शन एक जो मैंने पढ़ाया था L, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सिंपली सेल्फ इंडक्शन। तो उसका पूछा जा रहा है कि यूनिट क्या है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे, E इक्वल टू L di/dt। ये यहाँ माइनस साइन होता है, अगर हम लोग इसको मॉडुलस में लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। पूछा जा रहा है L का यूनिट, तो L को लिख सकते हैं L, ये इधर चला जाएगा E dt बटा di। ये ऊपर से नीचे चेंज होगा तो पलट जाएगा। अब साफ का यूनिट पुट कर दीजिए, E यानी EMF यानी वोल्टेज, V हो जाएगा, dt यानी सेकेंड, और ये I नीचे है यानी एम्पियर, तो ये बन जाएगा V से वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। यहाँ -1 साइन होगा। ऑप्शन को फट से मिला लीजिए, कौन सा सही है। वोल्ट पर सेकेंड ये तो नहीं, वोल्ट पर सेकेंड ये भी नहीं, पर वोल्ट ये भी नहीं, तो ये वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये हमारा आंसर मैच कर रहा है। इस तरह के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप इनका विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ ए सोलेनॉइड, बात हो रही है सोलेनॉइड की। क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है बारीकी से देखिए। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ ए सोलेनॉइड इज डबल्ड, वो डबल हो गया तो सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको जो मैंने थ्योरी दिखाई है, थ्योरी को बोर्ड में समझाया है वीडियो के जरिए, हम लोगों ने फाइंड किया था सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। ये पिछले वीडियो लेक्चर में है और इसका लिंक भी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आसानी से वहाँ जा सकते हैं। चलिए फट से फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा। L बराबर μ0 n स्क्वायर A/L। तो आप देख रहे हैं यहाँ L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर पर है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पर। तो बोला जा रहा है नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, डबल हो गए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल का स्क्वायर 4, उसको क्वाड बोलते हैं, यानी 4 गुना। अगर कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं डबल हो रहे हैं तो सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर खोजिए, रिमेंस कांस्टेंट नहीं, डबल नहीं, हाफ नहीं, 4 टाइम्स। ठीक है। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पिछले अभी तुरंत देखा, उसमें पूछा गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से चेंज हो रहा है, कॉइल का संख्या डबल हो रहा है, तो फ्लक्स का क्या चेंज होगा। अभी पूछा जा रहा है इंडक्शन का वैल्यू, दोनों क्वेश्चन अलग है। वहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन 5 हेनरी, H for हेनरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है, देन EMF पूछा जा रहा है। फॉर्मूला यहीं पर है, उसी से आंसर मिलेगा। तुरंत देखिए, E इक्वल टू -L di/dt। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके माइंड में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि क्या गिवन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया है क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, गिवन फट से फाइंड कीजिए तुरंत, और आंसर को यहाँ पर हमारे सामने तुरंत आ जाएगा। अब देखिए E इक्वल टू L di/dt, L की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 5 हेनरी, तो यहाँ पर पुट करेंगे 5 इंटू रेट चेंज
जो करंट का हो रहा है वो दिया हुआ 2 एम्पियर पर सेकेंड, यानी 2, आंसर आएगा -10। ई की यूनिट होती है वोल्ट, वोल्टेज है, तो आंसर हो गया -10। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार आ चुका है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये टॉपिक भी हम लोगों ने अपने वीडियो में कवर किया है कि किसी कॉइल में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है और उस कॉइल में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो कौन सी एनर्जी होती है। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, टाइप तो 2 ही हैं, फॉर्म्स बहुत सारे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कब की बात होती है, जब चार्ज रेस्ट में होता है। मैग्नेटिक, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक हमारा कुछ आंसर इससे मिलता जुलता है कि ये हो सकता है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये तो नहीं होगा। मैकेनिकल तो वर्क डन होता है, और ये मैकेनिकल वर्क डन जो स्टोर होता है वो किस में होता है, मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर होता है, क्योंकि वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। नेक्स्ट, हेनरी इज द यूनिट ऑफ, ये हेनरी अभी क्वेश्चन में आया था, फिर से रिपीट हुआ। हेनरी इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद कीजिए 2 फिनोमिना हम लोगों ने पढ़ा है और दोनों के जो इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो सेम होता है और वो है हेनरी। आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, ईडी करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला सवाल, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। 2019 में पूछा गया है, पिछले साल ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, उसी से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव है। ईडी करंट इज यूज्ड इन, आप नोट्स को देखिए, आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एप्लीकेशन लिखाया है और 4 एप्लीकेशन लिखाया है कि ईडी करंट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। पहला, इंडक्शन फर्नेस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, ब्रेक लगाने में उसमें भी ईडी करंट यूज होता है। स्पीडोमीटर, हमारे बाइक्स कार में जो मीटर लगा होता है जिससे स्पीड पता चलता है उसका ईडी करंट यूज करते हैं। ऑल अबव, सिंपल, बहुत ईजी, इसका आंसर हो जाएगा ऑल अबव, यानी कि इन तीनों फिनोमिना में ईडी करंट्स का यूज होता है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्वेश्चन पढ़िए, हाईलाइट कीजिए क्या दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट कर दिया। म्यूचुअल इंडक्शन, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय 2 × 10⁻⁻² वेबर एंड चेंज इन करंट दिया हुआ 0.01 एम्पियर। फॉर्मूला देखिए, फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट पर होता है। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, कांस्टेंट देना पड़ेगा। यही म्यूचुअल इंडक्शन, मैंने कांस्टेंट दिया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी m, तो m बराबर क्या लिख सकते हैं, phi/i। phi की वैल्यू दी हुई है फ्लक्स 2 × 10⁻², और ये करंट 0.01। सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 2H, यानी 2 हेनरी। याद रखिएगा हेनरी किसका यूनिट है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दोनों का यूनिट। फाइनल क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का, बहुत ही सिंपल। नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन E = माइनस, ये नेगेटिव साइन के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है। तो मैंने बताया था आपको कि फैराडे ने हमें बताया कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है रेट चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होता है। इसके बाद लेंज नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये उसी का अपोज करता है जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ। तो लेंज ने हमें बताया और उन्होंने ही माइनस साइन को इंट्रोड्यूस किया। ये माइनस साइन अपोज को दर्शाता है, विरोध को दर्शाता है। तो आप ऑप्शन खोजिए, ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव, क्या ईएमएफ को टेकन नेगेटिव लिया जाता है, नहीं लिया जाता है।
करंट डेंसिटी इज नेगेटिव, करंट डेंसिटी की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द काउज प्रोड्यूसिंग इट, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसी का अपोज करता है जिसके कारण वो बना है। आंसर यही होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। अब आपकी बारी। अब आज का जो होमवर्क मैं आपको जो देने जा रहा हूँ, मैं आपको बस 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आप घर में खुद से पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर भी बाद में बताऊंगा। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, अगले वीडियो का वेट कीजिए, मैं पहले आंसर बताऊंगा फिर आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए। मैं इसका इमेज भी वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखिए मैंने लिख दिया है आप लोगों का होमवर्क। प्लीज डू इट सीरियसली, पूरे ध्यान से गंभीर होकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अभी तो मैंने हिंट कर दिया, बहुत सॉल्व करके बता दिया। अब आपको खुद से अपना टेस्ट लेना है, खुद से अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि आपने कितना सीखा है। और ये क्वेश्चंस कोई नए क्वेश्चंस नहीं हैं, ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। मैंने पहले आपको बता दिया है, बस थोड़ा न्यूमेरिकल डेटा अलग है, बाकी सारा चीज़ सेम है। तो क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हैं और क्वेश्चंस का इमेज वीडियो के लास्ट में आपके सुविधा के लिए दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है और मुझे ये आशा भी है कि आप इसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। अंत में मैं आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आज का वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिए गए होमवर्क को ज़रूर पूरा करें। थैंक यू।